तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास जो होने वाली है यूपी पुलिस री एग्जाम संपूर्ण उत्तर प्रदेश पेपर। याद रखिएगा, संपूर्ण उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसको शामिल किया गया है। प्रैक्टिस सेट ये आपका दूसरा है। तो सभी लोग क्या करिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। आगे बढ़ने से पहले बता दें, जो लोग नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक छोटा सा नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और साथ में शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सके, और लाइक करना न भूलें। तो सभी प्रश्नों को एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग समझते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है बहुत ही नज़दीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सभी प्रश्नों को एकदम माइंड टू माइंड क्या करेंगे, बैठाते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न क्या करा है, शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करना न भूलें। पहला प्रश्न हमारा ये करा है कि डैश डैश ने अग्ररहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। देखिए, अग्ररहित चरित्र के विरासत का मतलब होता है किसी के बारे में जानकारी एकत्रित करना और उसका या फिर उसका विकास करना, या फिर उस पर अपना मत देना, या फिर हम कह सकते हैं उसकी खोज करना। तो पहला हमारा कह रहा है यहाँ पे लैमार्क, दूसरा कह रहा है कि बीजमैन, तीसरा कह रहा है कि ग्रेगर मेंडल, और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि चार्ल्स डार्विन ने। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। देखिए, अग्ररहित चरित्र का विरासत की अगर हम चौथे से बात करें, चौथा ऑप्शन से अगर बात करें हम, तो चार्ल्स डार्विन। याद रखिएगा, चार्ल्स डार्विन जो है जैविक विकास से संबंधित रखते हैं। याद रखिएगा, किससे, जैविक विकास से संबंधित रखते हैं। और ग्रेगर जॉन मेंडल जो है, याद रखिएगा, एक किससे संबंधित रखते हैं, आनुवंशिकता से, आनुवंशिकता के विकास से संबंधित रखते हैं। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे लैमार्क जो है, याद रखिएगा लैमार्क जो है ये डी लैमार्क ने, याद रखिएगा, अग्ररहित चरित्र का जो खोज की थी 1809 ईस्वी में। अग्ररहित चरित्र का विरासत यानी इसका मतलब होता है उपार्जित लक्षण क्या गुण है, उसका सिद्धांत का यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, प्रतिपादित किया था। तो यानी हमारा जो राइट आंसर जाएगा किसके साथ जाएगा, यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न और भी अच्छा है। दूसरा प्रश्न देखिए हमारा क्या कर रहा है कि रिबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग ए विलियन एसोसिएशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो पहला कह रहा है कि सत्यार्थ जोशी, दूसरा कह रहा है हमारा यहाँ पे नंदन नीलेकणी, और यहाँ पे तीसरा कह रहा है रतन टाटा, और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि विशाल सिक्का। तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा, याद रखिएगा, पहले के साथ जाएगा या फिर दूसरे के साथ जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा या फिर चौथे के साथ जाएगा। जल्दी से कमेंट करिए इसका सभी लोग, और सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि कितने प्रश्न आज आप लोगों के सही हुए हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर जाएगा दूसरे के साथ जाएगा, यहाँ पे नंदन नीलकणी ने। ठीक है, राइट आंसर किसके साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। देखिए तीसरा प्रश्न और भी बेहतर है, करा पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश डैश द्वारा की जाती है। ठीक है, यहाँ पे गुड सर्विस टैक्स होता है, याद रखिएगा, जो अप्रत्यक्ष कर होता है उसी को कहा जाता है जीएसटी। तो यहाँ पर पहला हमारा कह रहा है कि राजा चलाया समिति के द्वारा ये पहली बार सिफारिश की गई थी जीएसटी के बारे में। दूसरा कह रहा है कि विजय केएल स्टॉक फोर्स के द्वारा, तीसरा कह रहा है जीएसटी परिषद के द्वारा, या फिर चौथा कह रहा है कि मनमोहन सिंह आयोग के द्वारा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा। देखिए यहाँ पे तीसरा कहा है पूर्ण रूप से मतलब है पूरे भारत में पूर्ण रूप से का मतलब होता है अपना जो भारत है, अपना देश से पूर्ण रूप से उसमें लगा दी गई थी ये जीएसटी का। तो याद रखिएगा, अगर इसके बारे में जाने कि यह एक अप्रत्यक्ष कर होता है। ठीक है, जिसे याद रखिएगा कब लागू किया गया था, 1 जुलाई को लागू किया गया था। कब, 1 जुलाई को, और कब, सन 2017 को लागू किया गया था। 1 जुलाई 2017 को इसको पूर्ण रूप से पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। यह कर जो है केंद्र व राज्य, याद रखिएगा किसकी में, केंद्र व राज्य दोनों में पूर्ण रूप से लगाया गया, जो कि कुल मिलाकर कितने पे ये जीएसटी लगी थी, 20 उत्पादों पे अप्रत्यक्ष रूप से ये कर लगाया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे किसके साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा। लागू कब किया गया था, 1 जुलाई 2017 को, पूर्ण रूप से केंद्र शासित और राज्य में दोनों में लगा दिया गया था। और ये कितनों पे लगाया गया था, तो 20 पे, याद रखिएगा 20 पे अप्रत्यक्ष रूप से इसका कर लगाया गया था। वर्तमान में कईयों पे टैक्स लगा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है, ये अंडरलाइन है इसलिए याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऊपर से अंडरलाइन कर दिया गया है। भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किया गया था, कहाँ किया गया था। तो पहला देखिए हमारा कह रहा है कोच्चि में, दूसरा नई दिल्ली में, तीसरा बेंगलुरु में, और चौथा कह रहा है कि चेन्नई में लगाया गया था। तो यहाँ पे पहला पूछा है साइबर का मतलब होता है पूर्ण रूप से सभी पे निगाह रखना। ठीक है, कह सकते हैं हम।
देखिए इसकी स्थापना की अगर बात किया जाए, ठीक है, भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? चौथे का आंसर जो होगा हमारे यहाँ पे तीसरा होगा, याद रखिएगा, बेंगलुरु में। अगर इसके बारे में हम बात करें तो इसकी स्थापना जो सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय अधिनियम के तहत सन 2000 में, याद रखिएगा, सन 2000 में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? सन 2000 में, ठीक है। और कहाँ लागू किया गया था? बेंगलोर में। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा हमारे यहाँ पे? तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 5वें प्रश्न पे। देखिए 5वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि एशियाई खेल 2018 में महिला 3000 मीटर बाधा दौड़ प्रतियोगिता में रजत पदक विजेता सुधा सिंह उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित रखती हैं? तो पहला हमारा कह रहा है यहाँ पे लखनऊ, दूसरा हमारा कह रहा है कानपुर, तीसरा कह रहा है रायबरेली और चौथा कह रहा है हमारा उन्नाव। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? जी, राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ हमारा जाएगा? तो 5वें का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे रायबरेली के साथ जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा किसके साथ जाएगा? रायबरेली के साथ जाएगा। अगर इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी कर लें तो 18वें एशियाई खेलों का जो आयोजन किया गया था ये 18 अगस्त से 2 सितंबर के मध्य किया गया था। कब किया गया था? तो 18 अगस्त से 2 सितंबर तक इसकी शुरुआत और अंत किया गया था, ठीक है, कि मध्य इंडोनेशिया में किया गया था। कहाँ किया गया था? इंडोनेशिया में किया गया था। 18 अगस्त से 2 सितंबर के बीच में इंडोनेशिया में प्रायोजित किया गया था, यानी इसको संचालित किया गया था, ठीक है। और इसके भारत की तरफ से इसमें जाने वाले कौन थे? भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले ध्वजा के रूप में नीरज चोपड़ा थे, जो भारत का झंडा लेके क्या किए थे? प्रतिनिधित्व किए थे। तो यहाँ से प्रश्न आपके एक बन सकते हैं, तो इसका राइट आंसर जाएगा रायबरेली के साथ। छठे प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। देखिए ये भी अंडरलाइन है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे? जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए छठा कह रहा है कि कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था? ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो ये प्रश्न आपके बन सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है हमारा, कब, यानी उत्तर प्रदेश का सबसे पहले नाम था यहाँ पे संयुक्त प्रांत, याद रखिएगा, ठीक है। क्या था? संयुक्त प्रांत था। इसका नाम बदलकर कब उत्तर प्रदेश कर दिया गया था? तो पहला हमारा देखिए कह रहा है कि 26 जनवरी 1950 को, दूसरा कह रहा है हमारा 24 जनवरी 1950 को, तीसरा कह रहा है 15 अगस्त 1950 को, और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि 2 अक्टूबर 1950 को। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिए, पहला होगा, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का नाम पूर्व में क्या था? पहले क्या था? ठीक है, तो संयुक्त प्रांत था। इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कब किया गया था? 24 जनवरी 1950 को किया गया था, ठीक है। उत्तर प्रदेश का नाम बदलकर 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत में बदलकर कर दिया गया था, ठीक है। और अगर बात किया जाए, ठीक है, उस समय अगर मुख्यमंत्री कोई था तो याद रखिएगा तो गोविंद पंत जी थे, ठीक है। मुख्यमंत्री कौन था? गोविंद पंत थे, याद रखिएगा, वल्लभ थे, सॉरी यहाँ पे वल्लभ थे। उस समय अगर मुख्यमंत्री की बात किया जाए, जब इसका नाम बदला गया था, तो मुख्यमंत्री की बात किया जाए तो गोविंद थे। कौन? गोविंद वल्लभ, याद रखिएगा, गोविंद वल्लभ थे, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? पहले दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 7वें प्रश्न पे। 7वां प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है हमारा, कह रहा है काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पादन योजना के तहत उत्तर प्रदेश के डैश जिले से उत्पादन के रूप में चुना गया था, ठीक है। ये 7वां प्रश्न है। तो ये इसका जो रंग होता है याद रखिएगा सफ़ेद होता है, ठीक है, और सफ़ेद होता है। और ये इसका आंसर जो होगा हमारे यहाँ पे 7वें का दूसरा होगा सिद्धार्थ नगर, ठीक है, सिद्धार्थ नगर से संबंधित है, ठीक है। इसका रंग कैसा था? अगर रंग की बात किया जाए, रंग इस चावल की कैसा था? तो याद रखिएगा सफ़ेद था, ठीक है। इसके जो चावल होता था, इसके जो मुख होता था, ऊपरी भाग जो था हल्का सा काला था। क्या था? काला रंग का था, ठीक है। और काले चावल का जो सेवन किया जाता है अधिकतर जो शुगर वाले पेशेंट होते हैं उनको कराया जाता है, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें 1 हेक्टेयर में इसकी पानी की लागत कितनी लगती है, तो याद रखिएगा अगर एक हेक्टेयर की बात किया जाए, 1 हेक्टेयर में कितने पानी लगता है, तो 2500 से, याद रखिएगा 2500 से 3000 के बीच में लगता है, ठीक है। 3500 लगता है, सॉरी यहाँ पे 2500 से 3500 क्या लगता है? लीटर पानी लगता है इसके उत्पादन में 1 हेक्टेयर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 8वें प्रश्न पे। 8वां प्रश्न देख लेते हैं। ये भी देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको भी अंडरलाइन किया गया है। तो याद रखिए सूफी कवि
अमीर खुजराहो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो पहला यहाँ पे देखिए हमारा क्या कह रहा है कि बुलंदशहर, दूसरा अलीगढ़, तीसरा एटा और चौथा कह रहा है हमारा फैजाबाद। तो राइट आंसर यहाँ पे 8वें का कौन सा होगा? ठीक है, 8वें का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? 8वें का जो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा तीसरे के साथ जाएगा, याद रखिएगा एटा से। ठीक है, अगर इनके बारे में हम थोड़ा सा जान लें, जो सूफी कवि थे अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था? याद रखिएगा 1253 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1253 ईस्वी में हुआ था इनका जन्म, और उत्तर प्रदेश की एटा वाले ज़िले में हुआ था, जिसका परियाली गांव में हुआ था। याद रखिएगा, जो एटा जो गांव था उसका पूर्व में नाम था जो वो परियाली गांव था, वहीं से संबंधित है इनका। ठीक है, और इन्हें खड़ी बोली के आविष्कारक भी जाना जाता है। ठीक है, जो सूफी कवि अमीर खुसराहो थे इन्हें खड़ी बोली के जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, अगर कह दिया जाए खड़ी बोली के जन्मदाता, खड़ी बोली के जन्मदाता अगर माना जाए तो अमीर खुसराहो को माना जाता था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 9वें प्रश्न पे। 9वां प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। 9वां प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के डैश जिले में स्थित है या फिर किस एरिया में स्थित है? तो हमारा देखिए पहला कह रहा है कि लखनऊ, दूसरा आगरा, तीसरा फतेहपुर सिकरी, चौथा कह रहा है कि फैजाबाद। जितने लोगों को अगर इसके बारे में पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए सभी लोग कि बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के डैश जिले में स्थित है या फिर नगर में स्थित है। तो पहला लखनऊ, दूसरा आगरा, तीसरा फतेहपुर सिकरी, चौथा कह रहा है फैजाबाद। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? अगर इस मकबरे की बात किया जाए तो इसका निर्माण किसने कराया था? सुजाउल दौला ने कराया था। किसने कराया था? सुजाउल दौला जी ने इसका आविष्कार कराया था। ठीक है, अपनी पत्नी जोहरा बानो के याद में कराया था। किसके? जोहरा बानो के याद में कराया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? 9वें का हमारा चौथे के साथ जाएगा, फैजाबाद। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 10वें प्रश्न पे। 10वां प्रश्न देख लेते हैं क्या करा है। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उनके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था? तो पहला हमारा देखिए क्या कह रहा है कि गिरजा देवी, दूसरा किशोरी आमोनकर, और तीसरा कह रहा है कि वसुंधरा कोमकाली, और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि हीराबाई वारोडकर। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? 10वें का। जल्दी से कमेंट करिए 10वें का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर अगर हम बात करें 10वें का, तो 10वें का राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा किसके साथ जाएगा? यहाँ पे गिरजा देवी के साथ जाएगा। इनको किस नाम से जाना जाता है, यानी इनकी ये किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो याद रखिएगा ये प्रसिद्ध हैं, ये पहली बात तो ये संबंधित कहाँ से हैं? तो ये बनारस से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? याद रखिएगा बनारस से संबंधित है। ठीक है, बनारस से संबंधित है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा ठुमरी नामक एक क्या होती है? गायिका होती है। ठीक है, गायिका, तो गान गाया जाता है उसके लिए ठुमरी नाम का ये गायिका थी। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? गिरजा देवी के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 11वें प्रश्न पे। कह रहा है उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डैश संप्रदाय से संबंधित है? तो पहला कह रहा है नागा से, दूसरा नाथ से, तीसरा कालमुखी से और चौथा कह रहा है माधव से। तो देखिए योगी आदित्यनाथ हैं, तो नाथ हमेशा क्या होता है? लास्ट में उनके पंथ से जुड़ता है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? हमारा दूसरे के साथ जाएगा। अगर इनके बारे में थोड़ा सा हम जान लें तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश की यहाँ पे याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, ये उत्तर प्रदेश के याद रखिएगा 21वें मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, कौथे बने हैं? 21वें बने हैं। और इनका जन्म जो हुआ था 5 जून को हुआ था। कब हुआ था? 5 जून को हुआ था, 5 जून 1972 को। 5 जून 1972 को इनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? याद रखिएगा उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड के पौड़ी नामक एक गांव है। ठीक है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। 5 जून 1972 को यहाँ पे उत्तराखंड के पौड़ी नामक गांव में हुआ था। और ये उत्तर प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री है कि कितने नंबर के? तो 21वें नंबर के। ठीक है, इनका पंथ जो है नाथ है। 12वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न और भी अच्छा है, कमेंट जरूर करिएगा कि प्रश्न
कि आप लोगों के कैसे बन रहे हैं। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो गोरखपुर की लगती है, दूसरा महाराजगंज की, तीसरा बलिया की, चौथा करा है हमारा बस्ती की। तो बरहमे का जो राइट आंसर जाएगा किसके साथ जाएगा? देखिए बरहमे का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे महाराजगंज, याद रखिएगा किसके साथ जाएगा? महाराजगंज के साथ जाएगा। तो याद रखिएगा जो उत्तर प्रदेश की जो ज़िले हैं जो नेपाल से लगती हैं, महाराजगंज से लगती हैं, लेकिन इनके बारे में थोड़ी सी और विशेषता हम डाल लेते हैं। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश की जो सीमा है ये 8 राज्यों से लगती हैं। कितने राज्यों से लगती हैं? 8 राज्यों से लगती हैं। कितना याद रखिएगा? 8 राज्यों से लगती हैं और एक अंतर्राष्ट्रीय, याद रखिएगा एक अंतर्राष्ट्रीय से लगती है। कितने? एक अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय में कौन है? याद रखिएगा नेपाल। अंतर्राष्ट्रीय में कौन है? नेपाल है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 13वें प्रश्न पे। 13वां देख लेते हैं क्या कर रहा है। 13वां ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी? खालसा निष्ठावान समुदाय है जिसे अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों को पहनते हैं और योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित होते हैं। तो पहला यहाँ पे कह रहा है हमारा यहाँ पे कौन सा है? श्री गुरु तेग बहादुर। दूसरा कह रहा है कि श्री गुरु हरगोविंद, और यहाँ पे तीसरा कह रहा है श्री गुरु हरकृष्ण, और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि श्री गुरु गोविंद सिंह। तो राइट आंसर यहाँ पे 13वें का किसके साथ जाएगा? जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग, 13वें का किसके साथ जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे श्री गुरु गोविंद सिंह के साथ जाएगा। चौथावा यहाँ पे चौथा सही होगा हमारा। आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न पे। ये तो और भी अच्छा प्रश्न है। देखिए कह रहा है वित्त वर्ष 2017-2018 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगभग 9 वर्षों में सोने की पहली खरीद में खरीदे गए सोने की मात्रा कितनी थी? तो पहला कह रहा है 2.46 मीट्रिक टन, और यहाँ पे दूसरा कह रहा है हमारा यहाँ पे 4.46 मीट्रिक टन, और यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि 6.46 मीट्रिक टन, और चौथा कह रहा है कि 8.46 मीट्रिक टन। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? 1 टन में याद रखिएगा 1 टन बराबर होता है 10 कुंटल। ठीक है, 10 कुंटल होता है। तो इस आधार पे आप निकाल सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे 14वें का किसके साथ जाएगा? देखिए 14वें का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे 8.46 मीट्रिक टन मंगाया गया था। तो अगर हम इसके बारे में बात करें, वित्तीय वर्ष 2017 और 2018 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगभग 9, याद रखिएगा 9 वर्षों में सोने की जो पहली खरीद की गई थी उसकी मात्रा कितनी थी? 8.46 थी। तो राइट आंसर यहाँ पे पहले किसके साथ जाएगा? चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न पे। देखते हैं 15वां प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है 15वां। ठीक है, देखिए 15वां कर रहा है हमारा किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी? तो पहला याद रखिएगा कह रहा है पहला हमारा कह रहा है कि श्री गुरु नानक देव ने, दूसरा हमारा कह रहा है कि श्री गुरु अमरदास ने, तीसरा कह रहा है कि श्री गुरु गोविंद सिंह ने, और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि श्री गुरु रामदास ने। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? जल्दी से कमेंट करिए कि 15वें का राइट आंसर क्या होगा। देखिए 15वें का जो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा? अमरदास जी ने किया था। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर क्या होगा? हमारा दूसरा होगा। अगर इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा जान लें, इस विवाह का जो पंजीकरण हिंदू विवाह अधिनियम के तहत होता था। किसके तहत होता था? हिंदू अधिनियम के तहत होता था। और अब किसके तहत होता है? याद रखिएगा अब जो है यह विवाह जो समारोह स्थापित किया गया था आनंद कारज, ठीक है, आनंद कारज के नाम से किया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? दूसरे के। 16वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। सांख्यिकी और कार्यक्रम यहाँ पे कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2016-2017 के लिए दिए गए बागवानी आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा फल उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है? देखिए फल उत्पादक की बात किया है तो पहला कह रहा है कि आंध्र प्रदेश, दूसरा गुजरात, तीसरा कर्नाटक और चौथा कह रहा है मध्य प्रदेश। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो जल्दी से इसका कमेंट करिए। देखिए इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे 16वें का, अगर फलों की बात किया जाए, फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश अगर नहीं दिया है, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश नहीं दिया है तो हमारा जो राइट आंसर जाएगा आंध्र प्रदेश के साथ जाएगा। लेकिन फलों का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो हमारा उत्तर प्रदेश है। ठीक है, ये प्रश्न आपके बन सकते हैं अगर इसको क्रम में रखा जाए। ठीक है, याद रखिएगा अगर क्रम में रखा जाए तो पहले स्थान पे आएगा उत्तर प्रदेश,
दूसरे नंबर पे जो आएगा हमारा यहाँ पे आंध्र प्रदेश, और तीसरे नंबर पे जो आएगा हमारा यहाँ पे याद रखिएगा महाराष्ट्र। ठीक है, राइट आंसर जो जाएगा हमारे पे आंध्र प्रदेश। अगर उत्तर प्रदेश नहीं दिया तो आंध्र प्रदेश जाएगा। अगर पूछ लिया जाए क्रम के अनुसार रखा जाए फलों सबसे ज़्यादा उत्पादन राज्य, तो पहला में हमारा आएगा प्यारा उत्तर प्रदेश, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न पे। देखिए ये भी हाईलाइट प्रश्न है, इसको भी याद रखिएगा बहुत अच्छे। वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान भारत के व्यापार घाटे की लगभग राशि क्या थी? तो पहला करा है कि $126.80 बिलियन, दूसरा करा है कि $136.80 बिलियन, और करा कि 146.8 बिलियन और 156.80 बिलियन। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा हमारा? जल्दी से कमेंट करिए कि 17वें का राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा। जी एकदम राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा? 156.80 बिलियन। आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न पे। देख लेते हैं 18वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है। 18वां प्रश्न ये कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1975 में आपातकाल के समय गुलजारी लाल नंदा भारत के प्रधानमंत्री थे। याद रखिएगा, तो ये तो हमारा गलत है। ठीक है, 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की क्या थी? प्रधानमंत्री थी। यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 1975 आपातकाल के चौधरी चरण सिंह नहीं, ये तो जमींदारी खत्म करने के लिए जाने जाते हैं, बहुत ही नेक काम किया था। 1975 में आपातकाल के समय मोरारजी देसाई भारत के नहीं, ये भी गलत है। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? यहाँ पे हमारा दूसरे के साथ जाएगा। अगर 18वें की बात करें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, याद रखिएगा इंदिरा गांधी थी। और राष्ट्रपति की बात किया जाए फरुखुद्दीन अली अहमद थे। ठीक है, कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? दूसरे के। 19वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं जो कि आज के प्रश्न का लास्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? पहला करा के अनुच्छेद 19E संघ बनाने का अधिकार, दूसरा करा के अनुच्छेद 19B किसी पेशे और अभ्यास करने का अधिकार देता है, और तीसरा करा है कि अनुच्छेद 19A भाषण और यहाँ पे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, और चौथा करा है कि अनुच्छेद 19G शांतिपूर्वक हथियार बिना इकट्ठा होने की यहाँ पे करा के अधिकार देता है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? 19वें का। देखिए 19वें का जो राइट आंसर जाएगा, सही मिलाने की बात किया जाए यहाँ पे हमारा किसके साथ है? यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। अगर इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लें, इसके बारे में जान लें, अगर अनुच्छेद अगर हम लोग 19B के बारे में जाने, 19B के बारे में जाने हम, तो ये संघ एवं सम्मेलन की स्वतंत्रता देता है। याद रखिएगा यहाँ पे ये सभा और सम्मेलन की बात करता है। अगर अनुच्छेद 19C के बारे में बात किया जाए तो ये संघ बनाने की अनुमति देता है। मार्कर नहीं चल रहा है। संगठन संघ बनाने की स्थापना देता है। और अनुच्छेद 19E के बारे में बात किया जाए तो ये यहाँ पे कह रहा है कि निवास की सफलता के बारे में बात करता है। और 19G के बारे में किया जाता है तो ये उपजीविका यानी आदि को उल्लेखित करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। जितने लोगों का तीसरा एकदम राइट आंसर है, नीचे यहाँ पे आंसर दिए गए हैं। और जो लोग PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़ सकते हैं। परमा एजुकेशन चैनल के नाम से यहाँ पे टेलीग्राम में जाके सर्च करिए परमा एजुकेशन के नाम से, और वहाँ से आप लोग क्या करिए PDF प्राप्त कर लीजिए। तो आज की क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में अपना राय सुझाव मौजूद दीजिएगा, और सब्सक्राइब करते हुए जाएगा। आप लोगों की एग्जाम के दृष्टि से प्रश्न बनाए गए हैं प्रैक्टिस सेट 2, तो शेयर जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।